Hello everyone and welcome back to my channel. This is the second part of our ongoing lecture series on statistical mechanics. तो जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने सेकेंड यूनिट को स्टार्ट कर चुके हैं और ये सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी एंड हाउ इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन हीट। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द नेचर, बेसिकली इसका एक नेचर होता है एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। तो इस एडिटिव नेचर को हम एलाबोरेटली स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। देखो, सो लेट अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या किया, टू सब सिस्टम वन एंड सब सिस्टम टू में डिवाइड कर दिया। ओके, एंड इसका टोटल एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम का अगर हम एंट्रोपी कहेंगे तो वो सिस्टम का एंट्रोपी क्या है, ऐसे। ठीक है, तो टोटल थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम को हमने कंसिडर कर दिया W एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी जो कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, एस एंड डब्ल्यू के बीच में क्या रिलेशन था, एस इक्वल्स टू के लॉन डब्ल्यू, एस इक्वल्स टू के लॉन डब्ल्यू। ओके, तो लेट आपका S1 एंड S2 आर द एंट्रोपीज ऑफ द टू सब सिस्टम। इस सब सिस्टम का S1 है एंड इस सब सिस्टम का एंट्रोपी S2 है। सिमिलरली W1 एंड W2 आर देयर थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटीज का W1 हो गया थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड सिस्टम जो सब सिस्टम है उसका W2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से S1 को हम लोग लिख सकते हैं के लॉन W1, S2 को के लॉन W2। तो अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कि हमने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, द टोटल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम किसके बराबर होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सब सिस्टम, यानी कि W1 इंटू W2 के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम दोनों साइड नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो क्या आपको मिलेगा, लॉग W इक्वल्स टू लॉग ऑफ W1 इंटू W2 एंड इंटू को हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग W1 प्लस लॉग W2 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड के से। तो यहाँ पे के लॉग W इक्वल्स टू के लॉग W1 प्लस के लॉग W2 हो जाएगा एंड इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका S1 एंड इसका S2। तो हमें क्या मिला, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2, यानी कि hence entropy of the whole system is equal to the sum of the entropies of the two subsystem के बराबर कैलकुलेट हुआ है। सो दिस इज एडिटिव इन नेचर ऑफ एंट्रोपी। तो बेसिकली ये कौन सा नेचर को शो करता है, एडिटिव नेचर को। तो दिस रिजल्ट विल रिमेन वैलिड एज लॉन्ग एज द सब सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम में जब तक होके तब तक ये आपका क्या होगा, वैलिड रहेगा। इफ द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अगर एन नंबर ऑफ सब सिस्टम उसके पास है, अगर एक सिस्टम को हमने एन नंबर ऑफ सब सिस्टम में डिवाइड किया, देन टोटल एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू S1 प्लस S2 ऐसे करके एस एन सॉन्ग के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ओके, फाइन। If the value of a parameter of whole of the system is equal to the sum of the values of the parameter of each of the subsystem, then it is called extensive parameter। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो एक्सटेंसिव पैरामीटर है, क्योंकि एक्सटेंसिव पैरामीटर का नेचर क्या होता है कि उसका टोटल वैल्यू सम होता है इंडिविजुअल वैल्यू के बराबर, है ना। तो इसी वजह से एंट्रोपी एक किस तरह का पैरामीटर हुआ, एंट्रोपी इज अ आपका एक्सटेंसिव पैरामीटर। ओके, सिमिलरली आप लोग याद रख सकते हो फॉर एमसीक्यू, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, लेंथ, इंटरनल एनर्जी आर अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव पैरामीटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड इंटेंसिव पैरामीटर का मतलब जैसे कि इफ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर रिमेन्स ऑन चेंज रहेगा
ऑन पार्टीशन ऑफ द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करोगे बाय मेकिंग सम पार्टीशन, देन क्या रहेगा, उसका वैल्यू, टोटल जो वैल्यू वो ऑन चेंज रहेगा, देन इसको बोला जाएगा इट इज कॉल्ड इंटेंसिव पैरामीटर। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सब आपका हो गया इंटेंसिव पैरामीटर, इंटेंसिव पैरामीटर। ओके, फाइन। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आपका लॉ आता है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इस पर्टिकुलर लॉ में हम लोग क्या किसको यूज करेंगे, जैसे कि आपको पता है जो चेंज इन एंट्रोपी होता है दैट इज डेल्टा क्यू बाई टी, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिराइव किया था, है ना, डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू आपका हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, एंड टी आपका हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, राइट। So according to sign convention of thermodynamics, heat gained by the system को हम लोग लेंगे किसमें, पॉजिटिव में। जो हीट अगर सिस्टम गेन करेगा तो उसको किस साइन में लेना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन में। एंड हीट लॉस्ट को आप लोग नेगेटिव साइन में रखोगे, इसको याद रखो, दिस इज द साइन कन्वेंशन। ओके, तो हेंस व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड इफ हीट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, यानी कि जब सिस्टम ठंडा होगा यानी कि कूल होगा, एंट्रोपी आपका डिक्रीज करेगा। तो आपको डेफिनेशन पता है एंट्रोपी का, एस इक्वल्स टू के लॉन डब्ल्यू, ठीक है। तो जब आपका एस डिक्रीज करेगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस पर्टिकुलर से आपको क्या पता चल रहा है कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। जब आपका एस डिक्रीज करेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे एस डिक्रीजेस देन डब्ल्यू ऑल्सो डिक्रीजेस। इफ वी गो ऑन कूलिंग द सिस्टम, इट्स एंट्रोपी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। कूल होंगे तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड थर्मोडायनेमिक जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। द लोएस्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू कैन बी इक्वल टू 1 हो सकता है, डब्ल्यू का सबसे जो छोटा वैल्यू पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज 1 इज पॉसिबल कब होगा, व्हेन इट मीन्स all the particles of the system must exist in the same energy state में होना चाहिए। जब सेम एनर्जी स्टेट में होंगे ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, तभी आपका W का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 हो सकता है अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। ओके, हमने तीन तरह के स्टैटिस्टिक देखा था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फॉर्मी डिरैक एंड आपका बोस-आइंस्टाइन। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड आपका आ रहा है फॉर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक। सो फॉर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक के हिसाब से W का वैल्यू ये हमने डिराइव किया था। ओके, पाई ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जी आई फैक्टोरियल बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल इंटू एन आई फैक्टोरियल, है कि नहीं। और यहाँ पे आई का वैल्यू गोज फ्रॉम 1 टू के। जब आपका जी आई एन आई के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड किया था वो जो पार्टिकल के नंबर्स के साथ बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे एन आई के जगह पर जी आई पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जी आई माइनस जी आई फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमें मिल जाएगा W का वैल्यू 1, W का वैल्यू 1 मिलेगा। तो विच इज मिनिमम वैल्यू ऑफ W, है ना। तो एफ डी स्टैटिस्टिक में भी W का मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हेंस वी कैन नॉट कूल द सिस्टम फर्दर, और इससे ज़्यादा हम इसको कूल नहीं कर सकते, किसको, ना सिस्टम को। इन दिस केस पार्टिकुलर इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं, वी कांट रिकॉग्नाइज द पार्टिकल्स। ओके,
दस मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि सॉरी एब्सोल्यूट में होगा, T इक्वल्स टू 0 केल्विन। अगर हम A इक्वल्स टू आपके पास क्या था, K लॉन W। ओके, इस W के जगह पर आप जब 1 पुट करोगे तो लॉग ऑफ 1 आपको 0 देगा, तो K इंटू 0 0 हो जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर 0 होगा, 0 डिग्री आपका केल्विन होगा, एब्सोल्यूट होगा, तभी आपका जो एंट्रोपी है वो भी आपका 0 के बराबर होगा। ओके, एंड दिस इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो भी हमने देखा दैट इज योर किसके अंडर में आता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में। So according to third law of thermodynamic, entropy of the system tends to be zero as the temperature approaches to 0 केल्विन। जब टेम्परेचर आपका 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तभी आपका एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम V0 के बराबर होगा। The most useful application of the third law is the computation of absolute entropies on pure substances at temperature other than 0 Kelvin from their heat capacities and heats of transitions। ये एक एप्लीकेशन है जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद जो आता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो कि रिवर्स हो सकता है, जिसका रिवर्स पॉसिबल है, उस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे कि अ प्रोसेस विच कैन बी रिट्रेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट इन सच अ वे that the system exactly passes through the same intermediate states as the direct process is called reversible process। तो बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा कि जो सिस्टम है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस हो सकता है, यानी कि वो इनिशियल स्टेट को वापस आ सकता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच चेंज इन एंट्रोपी इस पर्टिकुलर केस के लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी 0 के बराबर होगा। इसको याद रखोगे एज अ प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, बेसिक कंडीशंस फॉर अ प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 आपका कंडीशंस गिवन है, सो वन बाय वन लेट डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो प्रोसेस शुड बी टेक प्लेस एट इन्फाइनाइटली स्लो रेट में होना चाहिए। जो भी हम लोग प्रोसेस करवाएंगे उसको स्लो रेट में करवाएंगे, यानी कि प्रोसेस शुड बी क्वासी स्टैटिक। इन्फाइनाइटेसिमली स्लो रेट को क्या बोला जाता है, क्वासी स्टैटिक। नो हीट शुड बी लॉस्ट बाय द वर्किंग सब्सटेंस इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये जो प्रोसेस हो गए कंडक्शन के वजह से हो गया कि कन्वेक्शन और रेडिएशन के वजह से किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं होना चाहिए। आपका जो भी वर्किंग सब्सटेंस है उसका हीट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन, से फ्री होना चाहिए। प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट चेंज appreciably from those surrounding at any stage during cycle of operation। यानी कि प्रोसेस के दौरान क्या होना चाहिए, प्रेशर एंड टेम्परेचर में इतना बड़ा चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। द वर्किंग सब्सटेंस शुड ओनली पास थ्रू द इक्विलिब्रियम स्टेट के थ्रू ही पास होना चाहिए। तो ये आपका कुछ कंडीशन हो गया अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हमें करवाना है। अगर एक प्रोसेस से हमें इनिशियल स्टेट को सिस्टम को वापस लाना है तो इस 5 जो कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि कार्नोट हीट इंजन, वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोलिसिस, ऑल थर्मल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट इन्फाइनाइटली स्लो रेट। कन्वर्सन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो वाटर को भी हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो दीज आर द आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी कि अ प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम रिट्रेस नहीं कर सकते। एंड द सिस्टम डजंट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, को रिटर्न नहीं कर पाएगा अगर इनिशियल स्टेट को रिटर्न नहीं कर पाएगा, इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। So in this process, the system does not pass through the same intermediate state में पास नहीं करेगा, क्योंकि वो इनिशियल स्टेट को ही रिटर्न नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगा चेंज इन एंट्रोपी का, वो क्या हो जाएगा? इन स्टैटिस्टिक एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज वन इन विच चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे। नेट गेन ऑफ एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखा गया है इरिवर्सिबल प्रोसेस का, जैसे कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क डन करना है, तो उसको हम रिटर्न नहीं ले सकते, है ना, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के दौरान। सो ये आपका हो गया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। रोस्टिंग ऑफ आयरन, diffusion of fluids, all conduction and convection processes are irreversible process. If current is passed through a wire, heat is produced, but this process cannot be reversed to produce same amount of current, है ना। So ये आपका हो गया सब कुछ irreversible process, right? तो इसके बाद जो आता है दैट इज वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले हम रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम एलैबोरेटली स्टडी करेंगे थ्रू दिस डायग्राम, ओके, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। एंड ऑल्सो हम लोग लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज के लिए यहाँ तक हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। So this is all for today. Thank you.